So, hello students, let's continue with the chapter Federalism. Our today's subtopic is how is federalism practiced? The real success of federalism in India is attributed to its nature of democratic पॉलिटिक्स। हम अगर बात करें कि भारत में फेडरलिज्म इतना सक्सेसफुल क्यों है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि चूंकि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पर हमें अपनी सरकार को चुनने का अधिकार है। इस वजह से जो फेडरलिज्म में तीन तरह की हम गवर्नमेंट देखते हैं, सेंट्रल, यूनियन और लोकल लेवल, वो हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल है। हैव अ लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। कुछ ऐसे मेजर वेज बताएं जिसकी वजह से फेडरलिज्म बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रैक्टिस में है। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in India. भारत में सबसे पहले जब लिंग्विस्टिक स्टेट का निर्माण हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, तो वो एक तरीके से एक टेस्ट के तरीके से था कि किस तरीके से भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। इस बात को जांचने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका था कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए। फ्रॉम 1947 टू 2017, 1947 से लेकर 2017 तक मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। कई सारे पुराने राज्य जो थे वो समाप्त हो गए और उसके बदले में कई सारे नए राज्य जो हैं हमारे संविधान की श्रेणी में ऐड हुए। चाहे हम एरियाज की बात करें, हम बाउंड्रीज की बात करें, एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज। कई सारे राज्यों के नाम भी हमने परिवर्तित होते हुए देखे हैं। Some states have been formed of the people who speak the same language. हमने कई बार ये भी देखा कि भाषा के आधार पर भी राज्यों के नाम रखे गए हैं। These states are known as linguistic state. और इन्हीं राज्यों को linguistic state के नाम से जाना जाता है। मतलब जिन राज्यों के नाम वहां पर बोले जाने वाली भाषा के आधार पर रखे गए हैं, इसलिए उन्हें linguistic state के नाम से जानते हैं। जैसे अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको एक स्टेट वाइज दिख रहा है, एक पूरा मैप है जिसमें स्टेट्स के नाम मेंशन है और साइड में यहाँ पर बोलने वाली भाषा के नाम मेंशन है। जैसे आप देखेंगे जो ग्रे कलर है, इसमें जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर मोस्टली हिंदी बोली जाती है। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं गुजरात की बात करूं, अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि चलिए बेटा गुजराती भाषा किस स्टेट में बोली जाती है, तो आप गुजराती को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे गुजरात से, है ना। मराठी भाषा कौन से स्टेट में बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है। मणिपुरी भाषा कौन से स्टेट में बोली जाती है? मणिपुर में बोली जाती है। मतलब हम यहाँ सीधा कनेक्शन देख रहे हैं कि जो भाषा बोली जा रही है उसी के आधार पर राज्यों के नाम रख दिए। तो ये हो जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट। आप एग्जाम्पल में ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं, गुजराती, मराठी, इनके जो एग्जाम्पल हैं आप राज्य के आधार पर इस क्वेश्चन में दे सकते हैं। Language policy of India. Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। मतलब जो हम कार्य करते हैं, जितने भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, उसकी भाषा का मुख्य माध्यम क्या रहता है? हिंदी रहता है। The formation of linguistic states united the country and made एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। जब लिंग्विस्टिक स्टेट बने तो इसने कंट्री को और एक सूत्र में बांध दिया और काम करना जो है, देश के शासन को चलाना और ज्यादा इजी हो गया। The leaders of our country adopted a various cautious attitude in spreading the use of Hindi. हमारे यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने इस बात के प्रचार प्रसार में बहुत अपनी मेहनत लगाई कि हिंदी जो है ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके, लोग अपना काम हिंदी में करना पसंद करें। एंड हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी को हमारे कार्यप्रणाली की एक प्रमुख भाषा मान लिया गया है। Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the Constitution. हमारे संविधान में हिंदी के अलावा 21 ऐसी और अन्य भाषाएं हैं जिनको हम शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कितनी और अदर लैंग्वेजेस, नंबर ऑफ अदर लैंग्वेज विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ आप लिखेंगे 21। यहाँ पर एक पाई चार्ट के माध्यम से भी आपको समझाया गया है। हिंदी लैंग्वेज देखिए आप, एक मेजर जो है दिख रहा है आपको बोलने वाले लोग। इसके अलावा 12 अदर लैंग्वेजेस दिख रही हैं, फिर भीली, कश्मीरी,
सनाली, मैथिली, असमी, इनका जो दिख रहा है रेशो कैसे कैसे आप दिख रहे हैं कि कितने कम लोग हैं जो इनकी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये स्टेट के हिसाब से डिवीजन है कि जहाँ जिस राज्य में व्यक्ति रहता है वो उसकी भाषा को बोलने में सरलता और सहजता का अनुभव करता है और उसका काम आसान हो जाता है। जैसे अभी आपने नई शिक्षा नीति देखी, उसमें बोला गया है कि जिस क्षेत्र में बच्चा जिस स्कूल उसका जिस स्टेट के अंदर आता है उसको वहां की रीजनल भाषा भी आनी चाहिए, वो भी शायद पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनेगी। सेंटर स्टेट रिलेशंस हमारा नया न्यू सब टॉपिक है। सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे हैं? Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पर भी डिपेंड करता है कि फेडरलिज्म में आगे कितना स्कोप है, फेडरलिज्म और कितना तरीके से प्रैक्टिस में आ सकता है। इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए लोकसभा में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना जरूरी है। अगर नहीं मिलता है, द मेजर नेशनल पार्टीज कैन अलायंसेस विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो वो कई सारी नेशनल पार्टीज जो है उनका तो सपोर्ट लेगी, लेकिन साथ साथ वो कई सारी क्षेत्रीय पार्टी जो पर्टिकुलर किसी रीजन से ही, किसी एरिया से, किसी स्टेट से ही जुड़ी हुई हैं, उनको भी साथ में, जैसे बीजू पटनायक दल है, ये बिहार का एक उड़ीसा का एक रीजनल पार्टी है। बीजू पटनायक दल जो है वो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर ये पार्टी बनी है। तो इस तरह की पार्टी को भी आप अपने साथ ले सकते हो और उसको उसके साथ क्या होगा कि बहुमत मिल जाएगा और फिर आप सरकार बना पाएंगे। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और इससे एक नया कल्चर हमें पावर शेयरिंग में देखने को मिला और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी थी उसको भी हमने रिस्पेक्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो रीजनल पार्टीज हैं आप उसके रिस्पेक्ट को बरकरार रख रहे हैं और उसके साथ मिलकर आप सेंट्रल में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि रीजनल जो पार्टीज रहती हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। डेफिनेटली जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो वो रीजनल पार्टी का सपोर्ट लेगी। यहाँ पर आप सेंट्रल स्टेट रिलेशंस भी देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, सेंट्रल स्टेट रिलेशन ऐसे होते हैं, मतलब ये तीनों इन एरियाज को कवर करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, वंस यू कैन सी अ न्यू वर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या होता है भारत में, इसका क्या मतलब है? When power is taken away from central and state governments and given to the local government, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट there are a large number of problems and issues which are best settled at local level। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था पावर शेयरिंग चैप्टर में कि जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा तबका है, हम अपने एरिया की बात करें, चलिए हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहां सड़क की समस्या है या स्ट्रीट लाइट की समस्या है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कांटेक्ट नहीं करेंगे। आप पहले जो लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम के नाम से हम जिसे जानते हैं, हम उससे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जिस हिस्से में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, वहां की जो जननेता है, वहां की जो म्यूनिसिपल कमिटीज हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। एंड लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और जब चुनाव होते हैं नगर निगम के तो लोकल पीपल जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने वोट के माध्यम से अपना नेता चुनते हैं, इस बेसिस पे कि आने वाले समय में जो भी परेशानियां आएंगी उनको हल करने में उन्हें मदद मिलेगी। A major step towards decentralization was taken in 1992। एक बहुत बड़ा कदम इस क्षेत्र में 1992 में उठाया गया। The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective। जैसा कि आप अभी तक देखते आ रहे थे कि फेडरलिज्म में जनरली 2 तरह की गवर्नमेंट ही आपको देखने को मिलती है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ, तो एक तीसरी तरह की सरकार जो जिसको बहुत सारी पावर भी दी गई और जो बहुत प्रभावशाली भी रही, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आप हियर आर द की फीचर्स ऑफ 3 tier डेमोक्रेसी, यहाँ पर आप जो लोकल गवर्नमेंट रहती है उसके बारे में देखेंगे। It is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies। जो लोकल गवर्नमेंट बनी, जो तीसरी तरह की सरकार बनी, उसमें समय समय पर चुनाव कराना आवश्यक है।
Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. ये जो चुनाव होंगे इसमें एक रिजर्व वर्ड है जिसे हम आरक्षण के नाम से जानते हैं. यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए, कुछ जैसे शेड्यूल कास्ट है, पिछड़ी जाति, पिछड़ी जनजाति, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जो रहता है जिसे हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, इनके लिए आरक्षण रहता है. मतलब इन सीट्स पर उन्हीं जाति के लोग जो हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं. और सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन. आप देखेंगे कि कई बार जब आप घर के बाहर पोस्टर्स लगे देखते हैं चुनावी समय में, तो आप देखते हैं वहां पर महिलाओं के पिक्चर्स लगे हुए दिखाई देते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर विधानसभा है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ सकती है. महिला वार्ड घोषित रहता है, वहां पर कोई पुरुष प्रत्याशी चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता है. ऐसा क्यों? क्योंकि 1/3 पोजीशन जो है हमारे संविधान के अनुसार, वो 1/3 हिस्सा जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व है. State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election. अब इलेक्शन अपने आप तो हो नहीं जाएंगे, बहुत सारा खर्चा भी लगता है, बहुत सारी सुविधाएं भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी पड़ती, नहीं तो आप वोट कैसे डालेंगे. चाहे हम ईवीएम मशीन की बात करें, चाहे हम वोटर लिस्ट की बात करें, तो इसको सब पूरे काम को करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये आपको 1 मार्क में आ सकता है कि कौन ये सब चीजों को सुपरवाइज करता है, कौन सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन. The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. अब राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार की कमाई का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? वो कुछ पावर देती है, और रेवेन्यू वो लगान या टैक्स के रूप में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, जैसे हम पानी का बिल भरते हैं, हम बिजली का बिल भरते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो जगह जगह हमें टोल नाके दिखते हैं जहां पर हम टैक्स पे करते हैं रोड का. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस पैसे को लोकल गवर्नमेंट ये सब कंडक्ट करेगी, और लोकल गवर्नमेंट ये पैसा किसको देगी? स्टेट गवर्नमेंट को. किस चीज के लिए देगी? स्टेट में जहां पर कमी दिख रही है उन चीजों को सुधारने के लिए. रोड टैक्स हम क्यों देते हैं? ताकि रोड की जो हालत है वो अच्छी रहे, हम आसानी से अपना सफर कर सके. और ये जो टैक्स का रेट रहता है, टैक्स का जो परसेंटेज रहता है, ये हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग रहता है, क्योंकि हर राज्य की प्रायोरिटीज जो हैं वो अलग अलग रहती हैं. यहाँ पर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखेंगे 2 तरह का दिख रहा है आपको, एक रूरल एरियाज की है और एक अर्बन एरियाज की है. रूरल में 3 तरह के आप देखेंगे कैटेगरी. सबसे पहली ये जिला परिषद, ये पूरी इंटायर डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है. ग्राम समिति है, मिडिल लेवल में आ जाती है. और थर्ड है ग्राम पंचायत. गांव या गांव का जो ग्रुप होता है उसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं. अर्बन में आप देखेंगे शहरी क्षेत्र में 2 तरह की दिखती है. एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो बड़े शहरों में दिखाई देती है, और एक म्यूनिसिपल काउंसिल है जो इन शहरों के कंपैरिजन में जो थोड़े छोटे शहर हैं वहां पर हमें म्यूनिसिपल काउंसिल देखने को मिलती है. अब पंचायती राज्य सिस्टम क्या है? 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पंचायती राज्य सिस्टम. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज्य. जो गांव की ग्रामीण सरकार रहती है लोकल, उसे हम पंचायती राज्य के नाम से जानते हैं. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट, एक गांव या कई सारे गांवों का समूह जो है एक राज्य में हैज अ ग्राम पंचायत. वो मिलकर क्या बनाता है? ग्राम पंचायत बनाता है. दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड्स मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच. इसमें कई सारे मेंबर रहते हैं जिनको हम पंच के नाम से जानते हैं. और इसका जो प्रेसिडेंट होता है, इसका जो मुखिया होता है, वो सरपंच कहलाता है. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन अ विलेज और वार्ड. और इनका चुनाव कौन करता है? उस गांव में रहने वाले जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है वो इनका चुनाव करती है. एंड ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज. अब ग्राम पंचायत का क्या काम हो जाएगा? पूरे गांव के जितने भी डिसीजन लेना है, गांव के विकास से संबंधी या और कोई समस्या से संबंधित जो भी डिसीजन लेना है वो कौन लेगी? ग्राम पंचायत लेगी. आपने हिंदी में एक कहानी पढ़ी होगी पंच परमेश्वर, है ना? उसमें आपने देखा होगा कि पंचों के मुख से जो है भगवान बोलता है. उसमें जुम्मन शेख अलगू चौधरी वाली कहानी थी. उसमें भी गांव की पंचायत ही बैठी थी और गांव की पंचायत में जो निर्णय लिया था उसको सभी लोगों ने माना था. तो ये एक एग्जाम्पल है ग्राम पंचायत का. द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. अब पंचायत जो है किसके अंडर वर्क करेगी? ग्राम सभा. All the voters in the village are its members. सारे जो गांव के लोग हैं वो उसके वोटर्स रहेंगे. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget
ऑफ द ग्राम पंचायत। इस साल में 2 से 3 बार मीटिंग करती है, जिसमें ये एक एनुअल बजट जो है, वार्षिक खर्चे कितने आएंगे उसकी तैयारी करती है, एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और ये भी देखती है कि ग्राम पंचायत जो है अपने काम को किस तरीके से कर रही है। Now next one is when ग्राम पंचायत और ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म अ पंचायत। जब बहुत सारी ग्राम पंचायत ग्रुप में एक साथ हो जाती हैं तो हम उसे कहते हैं पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। देखिए कितने सारे नाम है। The member of Panchayat Samiti representative are elected by all the Panchayat members in that area. अब ये जो बनी है मंडल या ब्लॉक समिति बनी है, इसके रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करता है? जितने भी उस पंचायत के मेंबर हैं वो इसको इलेक्ट करेंगे। एंड ऑल द पंचायत समितिज आर मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। और जितनी पंचायत समिति और मंडल बने हैं ये सब जब मिलकर एक साथ हो जाएंगे तो वो हो जाएगी जिला परिषद। And members of the Lok Sabha, MLAs of the district, some other officials of other district level bodies are the member of जिला परिषद। अब जिला परिषद में कौन कौन आ जाएंगे? सारे लोकसभा के जो मेंबर हैं, MLAs हैं, अदर जो उच्च अधिकारी हैं, इसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज जो है, जिला स्तर पर जो दूसरे और लोग हैं, वो सब जिला परिषद के मेंबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पिक्चर में आप ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गांव के किसी पेड़ के नीचे एक बड़े से चौपाल पर ग्राम सभा ग्राम पंचायत जो है लग जाती है, जिसके फैसले जो हैं गांव के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ आप जिला परिषद देखेंगे क्योंकि वो ग्राम पंचायत थी तो उसका स्वरूप आपको अलग नजर आ रहा है, और ये जिला परिषद है तो यहाँ पर जो है उसको कंडक्ट करने का तरीका, चूंकि जिला गांव के कंपैरिजन में बड़ा होता है तो उसका जो आप देख रहे हैं पिक्चर में कि उसका जो स्टैंडर्ड है, ग्राम पंचायत जैसे पेड़ के नीचे भी लग जाती है, लेकिन जिला परिषद एक प्रॉपर मैनर में लगाई जाती है। अब यहाँ पर एक आप फ्लो चार्ट है, इसके माध्यम से भी आप इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पंचायती राज समझाया गया है, पहले विलेज लेवल है, फिर ब्लॉक लेवल है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है। अब विलेज लेवल में आप देखेंगे ग्राम पंचायत आ रही है, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत। फिर इसने ग्राम पंचायत ने मिलके क्या बनाया, ग्राम सभा बनाई। ग्राम सभा कैसे बनी, ऑल वोटर्स ऑफ द विलेज, और इसके हेड कौन हो गए, सरपंच हो गए। अब आप सेकंड वाला देखेंगे ब्लॉक लेवल में, पंचायत समिति, मेनी ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट जिला, कई सारी छोटी छोटी समिति मिलकर जिला बन गया। इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया, इसको किसने चुना, पंचायत मेंबर्स ने चुना। और यहाँ का जो हेड है उसे बीडीओ, ब्लॉक पंचायत प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। अब हम आ गए शहरी क्षेत्र में, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात करें, जिला परिषद जो थोड़ा गांव के कंपैरिजन में बड़ा है। formed by elected members and have a member of Lok Sabha and MLAs। MLA और लोकसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा जिला परिषद का गठन किया जाता है। अब हम लोकल गवर्नमेंट में एक और देखें, अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों की बात करें, म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो टाउन में आ जाती हैं, और म्यूनिसिपल, इसका जो हेड होता है वो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहलाता है। थोड़े और बड़े शहरों में जाएं, जैसे हम इंदौर शहर की बात करें, यहाँ पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है नगर निगम है, और इसके जो हेड है महापौर, वो महापौर कहलाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हु इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कारपोरेशन। यहाँ फिर एक पिक्चर के माध्यम से जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत विलेज लेवल। ये बेटा इसलिए है कि ये सब आपको आंसर को याद करने में बहुत हेल्प करते हैं, और आप रिलेटेड क्वेश्चन में जब इन पिक्चर्स को बनाते हैं तो आपका आंसर और ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। म्यूनिसिपैलिटीज, as gram panchayat is for rural areas, similarly we have municipalities for urban areas। जैसे मैंने आपको बताया कि गांव में ग्राम पंचायत होती है, ऐसे शहरी क्षेत्रों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूट इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। म्यूनिसिपल पार्टी की बात करें हम या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, ये जो है देश की लोकल जनता के लिए काम करते हैं। जिस जगह पे रहते हैं वहां चुनाव के द्वारा इनका जो है इन्हें पोस्ट दी जाती है, और इनकी हमारे जो मतलब हमारे वोट के माध्यम से ऐसे प्रतिनिधि चुनते हैं जो इस दिशा में काम करते हैं। द म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन रहता है वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड रहता है। और शहरी क्षेत्रों में जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें जो है हेड है वो कौन हो जाएगा, मेयर के नाम से जाना जाएगा।
And this new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. और ये जो 3 tier system हम देख रहे हैं, ये जो local government वाला हमने power distribution देखा, ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ा largest experiment है democracy के field में, और ये शायद विश्व में पहली बार ऐसा है कि ये सिर्फ भारत देश में ही देखने को मिलता है. बाकी अन्य देशों में आप देखेंगे जनरली वहां 2 तरह की ही गवर्नमेंट रहती है, लेकिन हमारे देश में 3 तरह की गवर्नमेंट चलती है. कॉन्स्टिट्यूशनल status for local government has helped to deepen democracy in our country. जो constitutional status है हमारा, जैसे हम देख रहे हैं कि 3 तरह से हमारे यहाँ सरकार बटी है, इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हमारी डेमोक्रेसी में कितनी ज्यादा डीपनिंग है. It has also increased women's representation and voice in our democracy. सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ 1/3 पोर्शन जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व है, तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में, हमारे इस प्रजातांत्रिक देश में हमने औरतों को, वो महिलाओं को भी अपनी आवाज उठाने का मौका दिया है. यहाँ पे एक म्यूनिसिपैलिटी देख लें, चूंकि ये शहरों में रहती है तो इसका आपको जो पूरा है आकार प्रकार गांव पंचायत या जिला परिषद से थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी. आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा.